ओके बेटा, हम लोग पहुंचे लिक्विडेटर्स अकाउंट्स में, सम्स वाले पेजेस में। हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये CMG लिमिटेड वाला बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। CMG लिमिटेड खास करके जब हम लोग सारी बैलेंसिंग करेंगे लास्ट में तब बहुत हार्ड है, तो बहुत लेंथी जाने वाला है, बहुत इसके पार्ट्स बनेंगे वीडियो लेक्चर्स में। ध्यान देना, एंडिंग तक सीखते रहना। मैं एक बार पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। द बैलेंस शीट ऑफ CMG लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2010। चलो पहला रूल हमारा आ गया। 31 दिसंबर 2010 ये हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग की डेट है। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन कब होगा? 1/1/2010। और ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको मालूम है कि 1/1/2010 से लेकर 31/12/2010 तक जितना भी पैसा हमको गवर्नमेंट को पे करना होगा वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे लिखा है 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑफ ₹100 each, 2 lakh, 4,000, 8 type equity share of 100 each, 90 paid up, 3,60,000। मुझे पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, लेकिन हमेशा जो आउटर कॉलम में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो हमेशा पेड अप कैपिटल होता है। आउटर कॉलम में जितना भी कैपिटल होता है वो हमेशा पेड अप कैपिटल होता है। मतलब 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 3,60,000। अब बी टाइप 4,000 बी टाइप इक्विटी शेयर ऑफ 100 each, ₹50 पेड अप, तो ये होगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 lakh। आउटर कॉलम में इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा पेड अप वाला दिया हुआ होता है। फिर आपको लिखा हुआ है 6% डिबेंचर्स 4 lakh। फिर लिखा हुआ है अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 24,000। फिर क्रेडिटर्स मॉर्गेज ऑन फर्नीचर 80,000। फिर अदर क्रेडिटर्स 4 lakh। एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, स्टॉक। इसमें हमारे काम का सिर्फ कैश है और कुछ हमारे काम का नहीं है। लायबिलिटी साइड सब काम का है, एसेट साइड पे सिर्फ कैश ही हमारे काम का है। अब एडजस्टमेंट्स में लिखा हुआ है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹16,800। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन एरियाज फॉर 1 year। एसेट्स रियलाइज्ड लैंड एंड बिल्डिंग 9,20,000, फर्नीचर 60,000, स्टॉक 20,000, टोटल 10 lakh। रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर 2% on assets realized other than cash, 2% on amount paid to unsecured creditors except preferential creditors, 25% on savings realized from maximum legal liabilities of equity shareholders। अब ये जो पॉइंट है ना 25% on savings, इस 25% on savings वाली पॉइंट की वजह से हमको पूरा आंसर 2 बार बैलेंस या टैली करना पड़ेगा इस पॉइंट की वजह से। मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, और अगर आप समझ गए ये पूरा क्वेश्चन तो इसके बाहर कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। आप ऐसे बोल सकते हो पूरा चैप्टर आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो 25% ऑन सेविंग्स रियलाइज्ड फ्रॉम मैक्सिमम लीगल लायबिलिटीज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर लिखा हुआ है द अबव अदर क्रेडिटर्स इंक्लूड 3 month salary at ₹6,000 per month of an employee Akhil, 3 month salary at ₹7,000 per month of an employee Gopal, 5 month salary at ₹3,000 per month of an employee Nattu, workman gratuity 1 lakh। All payments were made on 31/1/2011। Company went into voluntary liquidation on 31 December 2010। Prepare liquidators receipts and payments statement। तो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, आपको तो एग्जाम में फॉर्मेट बनाने में भी टाइम लगेगा। तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। ऐसी एक स्टेटमेंट होती है, रिसिप्ट अमाउंट रुपीस, पेमेंट अमाउंट रुपीस, ऐसी एक स्टेटमेंट आपको बनानी है। अब रिसिप्ट साइड पे कैश एंड बैंक बैलेंस जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ, फिर एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। पेमेंट साइड पे 7 स्टेप लाइन वाइज, और हर एक स्टेप के बाद आपको 4-4 लाइन छोड़ देनी है। तो ये 7 स्टेप आपको लाइन वाइज याद करने हैं। मैं हर बार रिवाइज कराता हूं आपको। स्टेप 1 में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, स्टेप 2 में लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन, स्टेप 2 में लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन, स्टेप 3 में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, स्टेप 4 में डिबेंचर होल्डर्स, स्टेप 5 में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, स्टेप 6 में प्रेफरेंशियल होल्डर्स, स्टेप 7 में इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये आपको 7 स्टेप लाइन वाइज ही लिखने हैं और हर एक स्टेप के बाद आपको 4-4 लाइन छोड़ देनी। अब हम लोग शुरू करते हैं हमेशा के जैसे एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट में 1 नंबर में दिया हुआ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹16,800। ये 16,800 स्टेप 2 में हम पे करेंगे लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस 16,800।
और मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि लिक्विडेटर की जितनी भी एंट्री है पेमेंट साइड पे वो सारी आउटर कॉलम में लिखो, बाकी जितने भी सारे स्टेप्स हैं उनकी अमाउंट इनर कॉलम में, लिक्विडेटर की सारी अमाउंट्स आउटर कॉलम में। तो लिक्विडेशन या लिक्विडेटर एक्सपेंसेस या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 16,800, ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गए हमारे 16,800, इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना। आगे फिर आपको लिखा हुआ है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन एरियाज फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हमको पे करना बाकी है। तो अगर आपको याद हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्स्ट अमाउंट दी हुई थी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख दिया हुआ था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग पे करते हैं स्टेप 6 में, तो ये 2 लाख में स्टेप 6 में लिखूंगा और इसका 1 साल का डिविडेंड बाकी है, तो 2 लाख का 10% डिविडेंड होगा 20,000, वो भी हमारा स्टेप 6 में ही आएगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दोनों स्टेप 6 में ही आते हैं। तो मैं आंसर में जाऊंगा, स्टेप 6 में जाऊंगा, यहाँ पे मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 2 लाख, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इसका आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ऑफ 1 ईयर, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 1 ईयर, तो 1 ईयर का होगा 2 लाख पे 10% 20,000, ठीक है। बस इसको आउटर कॉलम में अभी नहीं लिखेंगे, बाद में हम इसको अपने आप आउटर कॉलम में लिख देंगे, पहले सारी अमाउंट इनर कॉलम में। अच्छा, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड पीछे डी आएगा, डिविडेंड 1 साल का, तो 1 साल का मतलब 2 लाख रुपीस पे 10% 20,000 होता है। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3, एसेट्स रियलाइज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक 920 60 20, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक। नाइन 20 60 20 इतना पैसा हमको मिला। तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टॉक, ये हम लोगों ने एसेट्स बेचे और इतना पैसा हमको मिला, ठीक है। इन तीनों का मैं टोटल करूंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, और फिर मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा, अभी नहीं। अब ओल्ड बैलेंस शीट में मेरी एक चीज लिखना रह गई, कैश बैलेंस। अब एसेट साइड पे ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कुछ भी हमारे काम का नहीं होता है, सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस हमारे काम का होता है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस है 64,400, ये आएगा रिसिप्ट साइड पे, तो मैं कैश एंड बैंक बैलेंस रिसिप्ट साइड पे लिखूंगा फर्स्ट लाइन में 64,400 कैश एंड बैंक बैलेंस, इतना पैसा हमारे पास पहले से ही पड़ा था और ये हमने एसेट्स बेचे, उनका पैसा मिला 920 60 और 20, टोटल 10 लाख रुपए, इतना पैसा एसेट्स बेचने से मिला। अभी अपनी कंपनी हम बंद कर रहे हैं, हम लिक्विडेटर हैं, हम इसकी क्या नाम था कंपनी का, सीएमजी लिमिटेड की कंपनी हम बंद कर रहे हैं। हम कौन है, लिक्विडेटर, हम सीएमजी कंपनी नहीं है, वी आर लिक्विडेटर। जैसे मैं हर क्वेश्चन में बता दूं हम कौन है, लिक्विडेटर, हम सीएमजी लिमिटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4, रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर 2% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड अदर देन कैश, मतलब लिक्विडेटर को 2% रेम्यूनरेशन मिलेगी ऑन एसेट्स रियलाइज्ड अदर देन कैश, ये स्टेप 2 में आएगा। मैं थोड़ी सी यहाँ पे लाइंस और इंसर्ट कर देता हूँ, मेरे को और जगह चाहिए। 2% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, और क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है अदर देन कैश। वैसे भी हम लोग कैश पे रेम्यूनरेशन नहीं देते हैं, कैश को बेचना थोड़ी पड़ता है। हम लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन उन एसेट्स पे देंगे जो एसेट्स बेचने में मेहनत लगे लिक्विडेटर को, तो कैश बेचने में थोड़ी कोई उसको मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे मैं एसेट्स का टोटल कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे एसेट्स का टोटल है 10 लाख, तो इस 10 लाख रुपीस पे लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा। इस 10 लाख रुपीस पे लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा कितना, 2%, मल्टीप्लाई बाय 2,
डिवाइडेड बाय 100। अब 10 लाख का 2% होता है 20,000, कर लेते हैं। ये 10 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100, 20,000। तो 20,000 हम लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देंगे इस 10 लाख रुपीस का 2%। आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल। इसके बारे में भी मैंने थियरी वाले पेजेस में रूल्स बनाए हैं, इस टॉपिक के ऊपर भी। थियरी वाले पेजेस देखना सब लोग अच्छी तरह, उसका भी वीडियो लेक्चर है। तो 2% ऑन अनसिक्योर्ड एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो 2% रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड creditors except preferential creditors। तो खैर ये अभी तो सॉल्व होगा नहीं, अभी तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए स्टेप 5 का टोटल चाहिए। ये जो स्टेप 5 है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इस स्टेप 5 का जितना यहाँ पे आउटर कॉलम में टोटल आएगा, स्टेप 5 का जो ये स्टेप 5 का आउटर कॉलम में टोटल आएगा, उस पे 2% निकालेंगे। तो ये अभी तो होगा नहीं, जब लास्ट में पूरा सम बैलेंसिंग होगी तब होगा। अब क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 2% ऑन अनसिक्योर्ड एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अलावा। वैसे मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर थियरी वाले वीडियो लेक्चर्स देखो, रूल्स वाले वीडियो लेक्चर्स देखो, उसमें समझाया हुआ है सारा। अब ये 25% ऑन सेविंग्स रियलाइज फ्रॉम मैक्सिमम लीगल लायबिलिटीज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये पॉइंट भी टिपिकल है। ये पॉइंट भी अभी सॉल्व नहीं होगा, जब बैलेंसिंग हो जाएगा सारा उसके बाद सॉल्व होगा। पर आपको मालूम है मेरी हैबिट, किसी भी ट्रांजैक्शन की अमाउंट नहीं मालूम होती है, इफेक्ट्स मालूम होते हैं, मैं इफेक्ट्स लिख देता हूँ। इफेक्ट्स मैं अभी लिख दूंगा, अमाउंट वक्त के साथ साथ बैलेंसिंग के साथ साथ मैं बताऊंगा। तो 25% ऑन सेविंग्स फ्रॉम रियलाइज फ्रॉम मैक्सिमम लीगल लायबिलिटीज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये क्या है आप लोगों ने लाइफ में सुना भी पहली बार होगा, बट जब प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊंगा तो मजा आएगा। तो 25% ऑन सेविंग्स यू कैन से। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे पैसा पे करेंगे, कैसे ये 25% ऑन सेविंग्स निकालेंगे, अभी नहीं, बैलेंसिंग करेंगे उस टाइम पे समझाऊंगा, ठीक है। तो आई गेस ये वीडियो लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूं। अभी और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, 5, 6 बहुत टिपिकल बातें हैं, अंटिक आइटम भी बहुत टिपिकल है, बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अभी इस वीडियो लेक्चर में कुछ लिखना नहीं, आपको समझना हो तो अभी ये पूरा लेक्चर फिर से देख सकते हो, लिखना नहीं, जब मेरा पूरा बैलेंसिंग हो जाए उसके बाद लिखना। समझने के लिए पूरा वीडियो फिर से देखो, कोई बात नहीं।